बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 404 का लेक्चर नंबर 19 करने वाले हैं। यहाँ से हमारा फ़ाइनल टर्म का सिलेबस शुरू होने वाला है। इस लेक्चर में बेसिकली हम 3 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको जो इजी कंसेप्ट हैं वो इजी करके समझा देती हूँ। आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो OCD में क्या होता है। OCD इज़ अ डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। ऐसी डिजीज़ जिसमें ऑब्सेशंस और कंपल्शंस पाई जाएँ उसे OCD कहते हैं। तो ऑब्सेशंस क्या है। रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, जहन में बार बार और मुस्तकिल आने वाले ऐसे ख्याल, ख्वाहिशें, उम्मीदें और कुछ तस्वीरें जो कि जुनूनी ख्याल बनकर आपके दिमाग के साथ चिमट जाएं और ये बिल्कुल बेकार हों, अनवांटेड हों और उनकी वजह से फिर बंदा कुछ ऐसे एक्ट्स करे, मेंटल एक्ट्स करे और बार बार कोई बिहेवियर रिपीट करे तो उसको कंपल्शन कहते हैं। जो ख्याल है उसको ऑब्सेशन बोलते हैं और जो उसकी वजह से काम किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे कंपल्शन। और ये जो रूल्स होते हैं ये किसी मरीज़ की ज़िंदगी में बहुत रिजिडली अप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंग टू OCD और इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन से हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर। आज ये 3 हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्राइकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर, एक्सोक्रिएशन disorder, substance medication induced OC and related disorder, obsessive compulsive and related disorder due to another medical condition, other specified obsessive compulsive and related disorders, unspecified obsessive compulsive and related disorders। ये मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि आगे जाके हम पढ़ेंगे तो फिर दो बार एक्सप्लेन करने से वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो DSM-4 और DSM-5 के अकॉर्डिंग टू OCD क्या है। पहले DSM-4 में इसके लिए अलग कैटेगरी नहीं बनाई गई थी और इसको एग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ ही रखा गया था। और जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है उसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के साथ रखा गया था और होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्राइकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर और एक्सोक्रिएशन डिसऑर्डर जो हैं वो अभी अभी दरियाफ्त हुए हैं। और DSM-5 की जो मतलब कि एडिशन है उससे पहले नहीं बने थे। OCD दरियाफ्त नहीं हुए थे, मतलब कि पता नहीं चला था। OCD और ये जो BDD है ये पहले पता थे लेकिन इनको अलग कैटेगरीज में रखा गया था। आपने बस ये ज़हन में रखना है कि OCD को एग्जाइटी डिसऑर्डर में और डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को कहाँ पे रखा गया था, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के साथ। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में बस यही इम्पोर्टेंट था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यहाँ पे वही बात की गई है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है। ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होती हैं और ऑब्सेशंस दिमाग में आने वाले, बार बार आने वाले अनकंट्रोल्ड और मुस्तकिल ख्यालात जो कि आपकी सोच के साथ चिमट जाएं और आप उनको रोक भी ना सकें और ये ख्याल जो हैं आपको इरिटेट करें, इरेशनल हों, कोई इनका मतलब मकसद भी ना हो और बार बार आएँ और इतनी फ्रीक्वेंसी से, इतने फ्रीक्वेंटली, इतने बार बार आएँ कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो इससे मुतासिर हो और आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप ना कर सकें, तो उनको कहते हैं ऑब्सेशंस। ठीक है, इनमें फ़ियर ऑफ कॉन्टामिनेशन भी हो सकता है ऑब्सेशंस की अंदर, और सेक्शुअल और एग्रेसिव इम्पल्सेस। फ़ियर ऑफ कॉन्टामिनेशन का मतलब ये है कि बंदे को लगे कि हर जगह गंदगी है और गुस्सा करना। सेक्शुअल इम्पल्सेस, बॉडी प्रॉब्लम्स, रिलीजन, सिमेट्री ऑर्डर यानी कि चीज़ों को हर वक्त लाइन अप करते रहना। जनरल फीचर्स क्या हैं OCD के। थॉट्स फील बोथ इंट्रूसिव एंड अलाइन टू द पर्सन। ये बंदे के साथ बिल्कुल चिमट जाएं और जुनूनी ख्यालात हों और बंदा ये भी हो सकता है कि जिसको मरीज़ है, क्लाइंट है कोई भी, तो ये भी हो सकता है कि उसको पता हो, वो अवेयर हो इस चीज़ से, या ये भी हो सकता है कि वो ना अवेयर हो। और ये विशेस भी हो सकती हैं हरा भरा विशेस, मतलब कि कोई ये समझे कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग टू एक्ट करना शुरू कर दे। और इम्पल्सेस सोशली इनअप्रोप्रिएट, यानी कि
जो काम सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, इमोरल समझे जाते हैं, वो करना। और विजन ऑफ ऑब्सेंस, ऐसी चीज़ें जो ममनू हैं उनको देखना। और ऐसे आइडियाज़ के हर तरफ लगे कि हर तरफ जाम्स हैं, गंदगी हुई हुई है, तो ये चीज़ें भी उस पेशेंट के दिमाग में आती हैं। तो उसके मेन ऑब्सेशंस क्या होती हैं? डर्ट ऑफ और कंटामिनेशन, ये है कि हर तरफ धूल मिट्टी है, गंदगी है। और वायलेंस, शोर शराबा करना, एग्रेशन, गुस्सा करना। और ऑर्डरलीनेस, चीज़ों को लाइन अप करते रहना। रिलीजन एंड सेक्सुअलिटी, यह सारा आता है ऑब्सेशन में। ऊपर हमने ऑब्सेशन पढ़ा है ना, तो ये सारा उसमें आता है। और कंपल्जन्स क्या हैं? ऑब्सेशन की वजह से जो एंग्जाइटी पैदा होती है, वो थॉट्स जो आपको तंग कर रही हैं, बार बार आ रही हैं, और उनकी वजह से आपके माइंड में जो एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए रिपीटिटिव एक्शंस किए जाते हैं, पेशेंट करता है। उनको कंट्रोल करने के लिए उनको इन एक्शंस को या बिहेवियर्स को कंपल्जन्स कहते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनली कोई ताल्लुक़ नहीं होता उन ऑब्सेशंस के साथ। या बस पेशेंट के दिमाग के अंदर ही होता है, और वो समझता है कि ऐसा करने से मेरी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें क्या है कि हर वक्त सफाई करते रहना, और चीज़ों को ऑर्डर में करते रहना, लाइन अप करते रहना, और कुछ प्रोटेक्टिव एक्ट्स करना, बार बार काउंटिंग करना, और चीज़ों को मुड़ मुड़ के देखना। यानी कि एक बार आप ताला लगा के गए हैं, या कुछ पंखा वगैरह बंद किया है, चूल्हा बंद किया है, गए हैं, लेकिन 7-8 बार मुड़ के आके जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको तसल्ली नहीं होगी। और या हाथ धोते रहेंगे और ये समझेंगे कि साफ़ नहीं हो रहे मेरे हाथ, और ये कि जर्म्स हैं हर तरफ, और ये समझेंगे कि हर तरफ गंदगी है और उसे साफ़ करना है। ये होता है सारा कुछ इसमें। बाकी ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? आपको इसका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? ऑब्सेशंस होती हैं, इसकी डिफिनेशन हम ऊपर भी पढ़ रहे हैं। बार बार आने वाले और मुस्तकिल रहने वाले ख्याल, उम्मीदें, ये सोचें या तस्वीरें को दिमाग में आपके चमट गई हैं, और वो जो जुनूनी ख्यालात हैं और अनवांटेड और इर्रेशनल है, यानी कि उनकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, वो क्या है? ऑब्सेशन से। तो पेशेंट क्या करता है? अपनी ऑब्सेशंस को इग्नोर भी करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश भी करता है, और वो समझता है कि ये जो कंपल्जन्स हैं, मतलब कि जो मैं एक्ट करूँगा इसकी वजह से कम हो जाएगी मेरी एंग्जाइटी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कंपल्जन्स क्या है? रिपीटिटिव बिहेवियर हैं, जो कि ऑब्सेशन की वजह से होने वाली एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए कंपल्जन्स यानी कि रिपीटिटिव बिहेवियर किए जाते हैं, ठीक है? अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो इसमें क्या आता है? कंपल्जन्स में यही इंक्लूडेड है कि आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ बिहेवियर्स कर रहे हैं, हालांकि उनका उस ऑब्सेशंस के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, कोई उनका लिंक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप फिर भी अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सोचों को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो काम करते जा रहे हैं। और इनमें क्या आता है? हैंड वाशिंग आती है, ऑर्डरिंग, चीज़ों को लाइन अप करते रहना, बार बार जाके चेक करना, और कोई अपने जहन में ही कोई नंबर गिनते रहना, या खामोशी से खामोशी से बातें करते रहना खुद के साथ। इसकी वजह से क्या होता है? ऑब्सेशन और कंपल्जन की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ज़िंदगी बंदे की, मतलब कि इम्पेयरमेंट हो जाती है, सोशल, ऑक्यूपेशनल। बाकी सारी दुनिया एक तरफ जा रही है, आप अपने मन की दुनिया में लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर है आप सोसाइटी के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम होती जाएगी, लोग आपको अलग समझना शुरू कर देंगे, और इस तरह से आप सोसाइटी से कट जाएंगे। और ये किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से नहीं होते, बल्कि ये प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर कोई बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा तो उसको हम ओसीडी में इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसके सिम्टम्स और किसी मेंटल डिसऑर्डर में भी नहीं होते। जैसे कि और मेंटल डिसऑर्डर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें वरीज होती हैं, और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशन होती है,
और पोजेशंस के अपनी चीज़ों को दूर ना करना, चीज़ों के साथ चिमटे रहना, होर्डिंग डिसऑर्डर, इसमें भी ऐसा भी कुछ नहीं है। और ट्राइकोलिट, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको सही तरह से समझ आ जाएगी। ऐसे इधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके हमने इन सब को डिटेल में जो पढ़ना है तो फिर वहीं पढ़ लेंगे। वैसे भी शॉर्ट लेक्चर्स बनाइए इसलिए जाते हैं कि आपका टाइम बचाया जाए। तो ठीक है, स्पेसिफाई इफ़, यानी कि ये बताने की ज़रूरत है कि अगर जो क्लाइंट पेशेंट है जिसको सीडी हुआ है तो उसकी अगर अपने बारे में इंसाइट गुड और फेयर है, यानी कि वो अपने बारे में ठीक तरह से सोचता है, तो क्या होगा कि वो पहचान लेगा कि मुझे ओसीडी हो रहा है या हो चुका है, और वो अपनी सोचों को बदलने की कोशिश करेगा। और जिसकी पुअर इंसाइट है, जो अपने बारे में ठीक तरह से नहीं सोचता, तो वो यही समझेगा कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ वो ठीक ही है, ये कोई बीमारी नहीं है और सब कुछ रियलिटी है। हाँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और एब्सेंट इंसाइट और डिल्यूजनल बिलीव्स, जिस बंदे के अंदर इंसाइट जो है यानी कि उसकी सोच दिमाग एब्सेंट होगा और उसके अपने बारे में आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल गैर हकीकी होंगे, तो वो क्या करेगा, उसको आप कन्विंस करेंगे कि आपको ओसीडी है तो वो मान जाएगा और उसको सही समझेगा और उसको चेंज करने की भी कोशिश करेगा। तो ये आगे बताया गया कि ये टिक रिलेटेड डिसऑर्डर में भी नहीं आता, जिसमें पास्ट हिस्ट्री जिनकी टिक डिसऑर्डर की होती है। ये पिछले लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे, बस इतना ही है इधर। और दूसरे नंबर पे आता है डिसऑर्डर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर BDD में क्या होता है कि प्री ऑक्यूपाइड विद द इमेजिन्ड और एग्जेजरेटेड डिफेक्ट्स इन देयर अपीयरेंस। बंदे को लगता है कि मेरी अपीयरेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं, यानी कि मैं प्यारा नहीं हूँ या बहुत पतला हूँ या मोटा हूँ, ये ऐसी बातें ना दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है। और ये देखें अपीयर अट्रैक्टिव टू अदर्स, यानी कि वो बंदा जो होता है वो रियलिटी में अट्रैक्टिव होता है, प्यारा होता है, लेकिन उसको खुद को लगता है कि मैं बहुत गंदा हूँ, यानी कि मेरी पेरेंट्स अच्छी नहीं है, प्यारा नहीं हूँ, और मॉन्स्ट्रस यानी कि जिन बला कोई लग रहा हूँ। और वुमेन जो होती हैं उनका अक्सर फोकस स्किन, हिप, ब्रेस्ट एंड लेग्स, इन बॉडी पार्ट्स की तरफ होता है। वो समझती हैं कि हम प्यारे नहीं हैं। और मेन का मेनली फोकस होता है हाइट, पेनिस साइज़ और बॉडी पर। ठीक है। और कुछ मर्दों में ऐसा भी होता है कि वो समझते हैं कि हमारी बॉडी बहुत छोटी है, हम बहुत छोटे रह गए हैं और हमारे मसल्स वैसे नहीं बने जैसे बनने चाहिए थे। और वो अपनी परसेप्शंस जो उनके ये जो इनके सब के ख्यालात होते हैं, ये दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, अपने दिमाग में ही पकते रहते हैं और बस उसी के साथ ही ये चलते रहते हैं। तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की डिफिनेशन थी। आपका कंसेप्ट तो बन गया है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो क्या करते हैं आगे, मतलब कि उनका बिहेवियर क्या होता है। अक्सर लोग शीशा देखते रहेंगे, पूरा पूरा दिन शीशा देखते रहेंगे, या कि और बस कुछ लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, कपड़े बदल लेंगे, मेकअप लगा लेंगे, समझेंगे हम ऐसे खूबसूरत हो जाते हैं। इसमें यही है, आपको इस टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? प्री ऑक्यूपेशन विद वन और मोर परसीव्ड डिफेक्ट्स और फ्लॉज इन फिजिकल अपीयरेंस। इस लोगों को क्या लगता है कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ डिफेक्ट्स हैं, हालांकि अगर अव्वल तो होते ही नहीं हैं डिफेक्ट्स, और अगर हों भी तो बहुत स्लाइट होते हैं, यानी ये कि ऑब्ज़र्व नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके पेशेंट के अपने दिमाग में ना वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिपीटिटिव बिहेवियर्स किए जाते हैं, बार बार एक चीज़ दोहराई जाती है, वो चीज़ दिमाग में जो बैठ गई है, दिमाग जो उल्टा हो गया है, तो फिर क्या होगा, मिरर चेकिंग, बार बार शीशा देखेंगे, एक्सेसिव ग्रूमिंग और स्किन पिकिंग, अपनी स्किन के बारे में नोचना शुरू कर देंगे, रीअश्योरेंस सीकिंग, दूसरों से पूछेंगे बार बार कि हम कैसे लग रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं, और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे, और अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे।
और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेस बनेगा, स्ट्रेस होगा उनकी पर्सनैलिटी में, यानी कि वो जब अपने आप को अप्रोप्रिएट नहीं समझेंगे, ठीक नहीं समझेंगे, तो ज़ाहिर स्ट्रेस में ही जाएंगे। और स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, सोशल एम्पेयरमेंट होगी, सोसाइटी के साथ उनका वीक बॉन्ड हो जाएगा, और अपना पेशा भी सही तरह से अंजाम नहीं दे सकेंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है। और ये वाला जो डिसऑर्डर है ना, इसको बॉडी फैट और वेट का जो डिसऑर्डर होता है उसके साथ मिक्स नहीं किया गया, लेकिन वो बॉडी फैट और जो वेट है ना, वो ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है। और ये बस एक दिमाग का ख्याल ही है, जिसकी वजह से बंदा सोचता है और फिर डिप्रेशन में जाता रहता है, एग्जाइटी होती रहती है। और इसको मसल डिस्मोर्फिया के साथ भी मिक्स नहीं करना, जिसमें क्या होता है, मसल डिस्मोर्फिया में यह होता है कि बंदे को लगता है कि मैं बहुत छोटा रह गया हूँ कद के हिसाब से, और मेरे जो मसल्स हैं वो ठीक तरह से डेवलप नहीं हुए, तो उसका ये ख्याल जो है वो उसके दिमाग में होता है। और मसल डिस्मोर्फिया जो है वो मतलब कि रियलिटी में होता है, नहीं रियलिटी में नहीं होता, आइडिया है, मतलब ये भी एक तमाही ख्याल ही है, लेकिन ये इसमें और बीडीटी में डिफरेंस है। और इसमें भी ये 3 क्राइटेरियाज़ हैं, विद गुड फेयर और इंसाइट, जिनकी अपने बारे में अच्छी सोच है, सही दिमाग रखते हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि हमें ये डिसऑर्डर है, वो इसको एडमिट करेंगे, सही तरह से समझेंगे और फिर इसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। और जिनकी पुअर इंसाइट है वो समझेंगे कि हमारे बिलीव जो हैं वही सच हैं, और जो मतलब कि हमारी बीमारी कोई नहीं है, बस हमारी जो सोच है वही ठीक है, और जैसा सोच रहे हैं वैसे ही सोचते रहेंगे। और जिनकी एब्सेंट इंसाइट एंड डिल्यूजनली बिलीव्स हैं, वो उनको आप कन्विंस करेंगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि उन्हें ये डिसऑर्डर है, बीडीडी है, और और इनके जो बिलीव्स हैं वो गलत हैं, और वो फिर जाएंगे हीलिंग की तरफ जाएंगे। और तीसरा डिसऑर्डर आज का है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, characterized by persistent difficulty discarding or parting with belongings because of a perceived need to save them। बंदे के पास जो चीज़ें हैं वो चाहे ज़ीरो वैल्यू की हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, वो उन चीज़ों को फेंकना नहीं चाहते, मतलब कि उनको दुख होता है अगर चीज़ें उनसे दूर जाएं तो। और ये चीज़ें कोई इतनी बड़ी भी नहीं होती, पुराने कपड़े हो गए, उनको संभाल संभाल के रखते रहेंगे। और इन लोगों का फेवरेट हॉबी क्या है, कलेक्टिंग, यानी कि अपने कपड़े, चीज़ें, कन कबाड़ी, मतलब कि काट कबाड़ जो है ना वो निकालेंगे नहीं, बस उनके साथ इनको अटैचमेंट हो जाएगी, और ये दूर होंगे ना अगर, तो फिर इनको दुख होगा, तो ये वो चीज़ें अपने पास संभाल संभाल के रखेंगे। ये होर्डिंग डिसऑर्डर की डेफिनेशन है, हाईलाइट हुई है, ये आपने याद करनी है। ओनली पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इज़ नीड टू केयर, यानी कि ये चीज़ें जो है ना अपने पास संभाल संभाल के रखेंगे। पुराने कपड़े हो गए और पुरानी चीज़ें हो गई, इसमें ये सारा कुछ, ओल्ड कंटेनर्स, बॉटल केप्स, सैंडविच रैपर्स, ये सारी चीज़ें भी संभाल के रखेंगे। अगर फेंकने का बोला जाएगा तो इनको दुख होगा, दूर नहीं जाने देंगे अपनी चीज़ों को, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव है। और इसकी बड़ा मेन खतरा क्या है कि घर में जगह ही नहीं बचती, अपने रहने के लिए भी जगह कम हो जाती है। इतने ज़ाहिर आप काट का बाड़ा इकट्ठा करेंगे तो घर में खुद कहाँ रहेंगे, और इसकी वजह से आग लगने का भी खतरा होता है, फिर अनहेल्दी सैनिटेशन, सफाई सुथराई के मसले और दीगर बहुत से ख़तरे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका यह है कि ज़ीरो वैल्यू की चीज़ें, जिनकी असल में कोई वैल्यू नहीं है, वो भी अपनी पोजीशन समझ के उनको अपने पास रखेंगे, और दूर होने पर उनको तकलीफ़ होगी। और जब तक ये चीज़ें संभाल संभाल के रखते रहेंगे ना, तो उसकी वजह से इनका स्ट्रेस कम होगा, नहीं तो अगर चीज़ें दूर जाएंगी तो इनको एंग्जाइटी होगी। तो ये चीज़ें जमा करने की वजह से क्या होगा कि उनके घर में फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और कंटामिनेशन प्रॉब्लम्स होंगे, गंदगी बढ़ जाएगी, और सफाई सुथराई का सही से ख्याल नहीं रखा जाएगा,
और फिर ये बाकी सारे मसले होंगे, फैमिली के लिए भी मसले होंगे ज़ाहिर है। और होर्डिंग कॉजेज़ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। इस बीमारी से क्या होता है कि डिस्ट्रेस, बंदा एंग्जाइटी में जाता है, परेशान रहता है, हर वक्त सोचें ख़राब करती हैं, और फिर सोशल इम्पेयरमेंट हो जाती है। बंदा जो अपनी ज़िंदगी में डूबा हुआ है, बस अपनी चीज़ों के पीछे ही पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ सोसाइटी के साथ कोई बॉन्डिंग वगैरह बनाएगा, सोसाइटी से तो दूर ही हो जाएगा, और उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इफ़ेक्ट करेगी, नॉर्मल फंक्शनिंग भी ख़राब हो जाएगी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है? ये जो होर्डिंग डिसऑर्डर है, इसकी वजह कोई और मेंटल कंडीशन नहीं है। ब्रेन इंजरी, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज़, प्रेडर विलाई सिंड्रोम, ये जो सारे ये बायोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं। और जबकि होर्डिंग डिजीज़ जो है वो प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये आपके दिमाग के अंदर आने वाले आइडियाज़ की वजह से ये आपको ख़राबी होती है, ठीक है। और ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स से भी मैच नहीं करते, जैसे कि ओसीडी हो गया, बीडीडी हो गया, ऊपर पड़ा स्किज़ोफ्रेनिया और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, ये किसी से भी नहीं मिलता। और इनके भी वही 3 क्राइटेरियाज़ हैं। एक्सेसिव एक्विजिशन, पहले तो ये होगा कि बंदा चीज़ें लेगा भी बहुत ज़्यादा, और जो चीज़ें इसके पास होंगी बस उनको छोड़ेगा भी नहीं। डिफ़िकल्टी, अगर छोड़ेगा, चीज़ें दूर होंगी तो उसको तकलीफ़ होगी, एंग्जाइटी स्ट्रेस में चला जाएगा, और इसके घर में कोई अवेलेबल स्पेस भी नहीं बचेगी। चीज़ें ये इतनी जमा कर लेगा तो खाली जगह तो कम ही रहेगी। और इसके भी 3 क्राइटेरियाज हैं। गुड और फेयर इंसाइट, जिनकी अच्छी सोच अपने बारे में समझ सकते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या समझेंगे कि हमें ये डिज़ीज़ हो रही है और ये प्रॉब्लमेटिक है और हमें इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना है। और जो मतलब फ़ालतू फजूल चीज़ें फेंकने वाला काट कबाड़ है, उसको घर से बाहर फेंकना है, हर चीज़ पास रखने की नहीं होती। चीज़ें बंदे इस्तेमाल करते, कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो फिर बंदे को फेंकना भी तो पड़ता है ना। और पुअर इंसाइट वाले जो हैं वो समझेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो हमारे जहन में ख्याल आ रहे हैं, मतलब कि हमें डिज़ीज़ कोई नहीं है, और हमारे जहन में जो ख्याल आ रहे हैं वो ही बिल्कुल सच हैं, और ये कि चीज़ें संभाल के रखना ही अच्छी बात है। और वह अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। विद एब्सेंट इंसाइट एंड डिल्यूजनली बिलीव्स, जिनकी इंसाइट मतलब कि ठीक नहीं है, सॉरी, जिन्होंने अपने बारे में कोई आइडिया सेट ही नहीं किया, या जिनकी मतलब कि इल्यूजनल वाले बिलीव्स हैं गैर हकीकी, तो उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि आपको होर्डिंग डिजीज़ है और आप अपना इलाज करवाएं, और ये कि दिमाग चेंज करें और उनको प्रॉपर थेरेपी दे के तो उनके हालात बदले जा सकते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, जो समझ में ना आए। मैंने सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, और एमसीक्यूज़ तो चाहे जिधर से भी दे देना, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और शॉर्ट लॉन्ग के लिए मैं आपको बताती हूँ। लॉन्ग तो यही 3 आ सकते हैं, एक ओसीडी है, बीडीडी और ये होर्डिंग डिसऑर्डर। इन तीनों के बारे में लॉन्ग अगर कुछ भी आए ना, तो आपने बस डिफिनेशन भी ज़रूर लिखनी है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सिम्टम्स, और आगे से जो भी मतलब कि ये 3-4 हेडिंग्स हैं ना, वो सारी आपने लिख देनी है। जो कुछ आया करें लिख दिया करें, वो खुद ही देख लेते हैं फिर क्या रिलेट करता है और क्या नहीं रिलेट करता। ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये फेयर इंसाइट, पुअर इंसाइट और डिल्यूजनली बिलीव्स, ये तीनों में आए हुए हैं ना, तो आपने इनको भी समझ के करना है। ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक्सेसिव एक्विजिशन, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कंसेप्ट आपको बन चुका है, अब अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर की डिफिनेशन, ये फिर 3 शॉर्ट के लिए। मसल डिस्मोर्फिया, ये अलग से एक शॉर्ट के लिए, इसका भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये भी आप लोगों ने करना है, लॉन्ग में है तो लिखना है। बीडीडी, ये सारी इसकी डिफिनेशन है, आपने इसको भी याद करना है। ये ओसीडी के 3 पॉइंट्स